नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी में 20,000 पदों पर भर्ती के लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। हालांकि ये भर्ती अस्थायी भर्ती है, जिसमें पहले भर्ती आंगनबाड़ी केंद्रों में यानी जो प्री प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं तो उनके एजुकेशन के लिए, और उनके एजुकेशन के लिए तो ECCE एजुकेटर रखे जाएंगे। वहीं दूसरी भर्ती बस कंडक्टरों की होगी। हालांकि ये भर्ती अभी बाद में आएगी, लेकिन पहली भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल है कि फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, हमें जॉब प्लेस क्या रहेगा, यानी कहाँ पे हमें ड्यूटी मिलेगी, क्या ये जो भी 11 मंथ संविदा के लिए है तो क्या इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, सैलरी आती तो लिखी हुई है नोटिफिकेशन में, और एलिजिबिलिटी को लेकर के भी आप सभी को चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद सीधे नोटिफिकेशन पे ही चलेंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे। संविदा पर नियुक्त होंगे एजुकेटर और परिचालक। तो प्रदेश में जल्द बम्पर भर्तियां होने जा रही हैं। हालांकि अस्थायी भर्ती का भी इतना जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, अस्थायी भर्ती तो है नहीं, यानी 11 महीने के बाद फिर लोग क्या करेंगे, फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। खैर, उसमें देखिए ऐसा होता नहीं है, जब भी एक बार हो जाती है भर्ती संविदा पर तो फिर वो आगे बढ़ाया जाता है उनकी अवधि। इसमें देखिए यूपी में संविदा पर एजुकेटर और परिचालक की कुल 20,000 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिल गई है। अगर बात कर लें यहाँ पर एजुकेटर वाले तो 75 जिलों में को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र से युक्त 10,684 विद्यालयों में एक एक ECC बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। इतना यहाँ पर ज़रूर है कि जब तक कोई नई भर्ती में या किसी परमानेंट वैकेंसी में जब तक नहीं हो पाता है, जैसे जो भी महिला अभ्यर्थी इसमें हैं, होम साइंस वाले या फिर NTT CT इस तरह की जिन्होंने कोर्स कर रखा है 2 वर्षीय वाला, तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, या फिर वही लोग एलिजिबल हैं। तो बहुत सारी इसमें जो अभ्यर्थी आप में से होंगे, किसी न किसी वैकेंसी में आप लोग होंगे, किसी का BPSC में होगा, किसी का सुपरवाइजर में होगा, किसी का कहीं पर होगा, या कोई आने वाले किसी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर कम से कम हो जाने के बाद इतने समय तक आप अपनी ड्यूटी करते रहेंगे और तैयारी भी साथ में करते रहेंगे, तो उसके लिए फिर ये अच्छा है। अब यहाँ पर सीधे हम नोटिफिकेशन को देखेंगे और आप सभी को मैं बिल्कुल यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। नोटिफिकेशन तो आगे देखेंगे पूरा विस्तार से, लेकिन आप सभी के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है कि फॉर्म फिलअप कैसे होगा, इसके लिए जिलेवार विज्ञप्ति आएगी। ठीक है, इसके लिए परेशान मत होइए आप सभी, जिलेवार नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, आपको जिस ज़िले से भरना होगा आप उस ज़िले से फॉर्म भर लीजिएगा। उसमें देखिए आगे फिर क्या क्या उसमें डिटेल भरवाया जाता है, ब्लॉक वगैरह पूछे जाएंगे, तो उसमें सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी रहेगी। तो आप जिस प्रकार से जहाँ से जिस ज़िले से फॉर्म भरेंगे, जिस ब्लॉक से या जिस तरह से फॉर्म भरेंगे, तो उसी तरह से आपको जॉब लोकेशन आपका रहेगा, यानी आपको वहीं पर ड्यूटी मिलेगी। अभी इसमें आगे और भी बहुत सारे सवाल हैं कि भर्ती का प्रोसेस क्या रहेगा, किस प्रकार से ये रिक्रूटमेंट होना है। तो एक बार यहाँ पर नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं और ध्यान दीजिएगा, ये जो भी 11 मंथ संविदा की ये वैकेंसी है तो इसको बढ़ाया जाएगा। जहाँ तक हमें लग रहा है कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये इसलिए 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं करते हैं कि बाद में फिर आप लोग परमानेंट होने की मांग न करें, इसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है। पहले ये होता था 3 साल के लिए, 3 साल में 1 मंथ कम कर देते थे, पूरा 3 साल नहीं होने देते थे। अब इसको सीधे सीधे 1 साल से भी कम कर दिए हैं कि ताकि परमानेंट करने की कोई भी बाद में मांग किसी के द्वारा न की जाए। ठीक है, तो ये इसी तरीके से 11 मंथ ये बढ़ाते रहेंगे और हमें नहीं लग रहा कि फिर किसी को निकाला जाएगा इसमें, जो लोग हो जाएंगे, या अगर निकाला भी जाएगा तो बाद में ही कुछ ऐसा होगा, लेकिन फिलहाल में नहीं। क्योंकि एक बार होने के बाद क्या दोबारा से, या तो दोबारा से फिर नई भर्ती करें, फिर दोबारा से उसी चीज़ को नई वैकेंसी निकालें, विज्ञापन निकालें, वो अलग बात है। लेकिन ये भर्ती समाप्त नहीं होगी, ये चलती रहेगी। और आप लोगों का जो कार्यकाल होगा, इसमें अवधि होगी, वो बढ़ाई जा सकती है, रेगुलर हर ईयर बढ़ाते रहेंगे। चलिए इसमें आगे देखिए, सेवा में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए महानिदेशक जी की तरफ से ये पत्र है। 10,684 पदों पर मानव संसाधन ECCE एजुकेटर को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए। को लोकेटेड यानी जो सह स्थापित होते हैं, उस तरह से आप समझ लीजिए, इसका हिंदी में मतलब हो गया। पूरा हम नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। बस यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वही यहाँ पर आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो 10,684 टोटल पद हैं। इसमें कैटेगरी वाइज भी सीटें होंगी, यानी UR के लिए कितनी सीटें, EWS की, OBC की, SC की, ST की, फिर लेटरल में भी हो सकता है, यानी सॉरी हॉरिजेंटल में भी हो सकता है।
तो जब ये जिलेवार नोटिफिकेशन दोबारा से आएंगे तो उसमें सारी चीज़ें कितनी वैकेंसी, हालांकि अभी जिलेवार वैकेंसी आप देखेंगे इसी नोटिफिकेशन में किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है। इसमें सैलरी अगर बात कर लें तो 10,313 रुपये प्रति महीने के आधार पर 1 वर्ष हेतु रखा जाएगा। ठीक है, प्रति केंद्र एक ईसीसी एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से 75 जनपद अवस्थित को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालयों में। ठीक है, तो आपकी ड्यूटी कहाँ पर होगी? विद्यालयों में होगी। को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र युक्त जो विद्यालय होंगे वहीं पर। संविदा अवधि 11 माह की, लिखा है 1 वर्ष, लेकिन 1 माह उसमें कम कर दिया गया है ताकि आप लोग परमानेंट होने की मांग न करें। ये सैलरी हो गई। प्रतिमाह पीएफ प्लस ईएसआई सहित, यानी कुछ डिडक्शन भी इसमें हो जाएगा थोड़ा बहुत। शैक्षिक योग्यता की बात कर ले तो विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ, यानी होम साइंस से स्नातक होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई कला स्नातक या विज्ञान स्नातक ऐसा कोई कंडीशन नहीं, मतलब यहाँ पर होम साइंस आप होने चाहिए सिर्फ। अब होम साइंस से आप स्नातक हो, चाहे आप बीए हो चाहे आप बीएससी हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग बीएससी होम साइंस वाले जितने भी सिस्टर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, आप सभी लोग इसका फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। अगर आपका कहीं पर नहीं हो सका है और आप तैयारी कर रहे होंगे तो कम से कम एक जॉब आपके पास हो जाएगी, फिर आप तैयारी करते रहेंगे आगे। और इसमें कार्य आप क्या है, बहुत आसान सा काम है। अब बस आपकी जिम्मेदारी उसमें रहेगी कि जो प्री के जो बच्चे रहेंगे, प्राइमरी से पहले के जो बच्चे रहेंगे प्री प्राइमरी के, तो उनको एजुकेशन देना रहेगा, उनको तैयार करना रहेगा प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ड्यूटी रहेगी। 50% केवल मांगा गया, तो 50% सभी के होते हैं लगभग। और इसमें जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनको 45% चाहिए होगा। तो लगभग आप सभी के इतने होने चाहिए परसेंटेज। ठीक है, तो बीएससी होम साइंस हो या फिर बीए होम साइंस हो, कुछ भी हो। इसके अलावा मान लीजिए आप बीए होम साइंस या बीएससी होम साइंस आप नहीं है, इसमें कोई और सब्जेक्ट नहीं चलेगा। जैसे आप किसी और सब्जेक्ट से अगर आपने किया हो बीए सोशियोलॉजी या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट से, तो उसको यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ होम साइंस। या तो इसके अलावा नर्सरी अध्यापक शिक्षा में, या तो एनटीटी जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कुछ इसका नाम होता है, या फिर सिटी नर्सरी में, या फिर डीपीएससी, इसमें आपने कोर्स कर रखा हो, ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर रखी हो, 2 वर्ष की अवधि का कम से कम होना चाहिए। ठीक है, 2 वर्ष का इसमें चाहिए होगा, 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा, या फिर इसके समकक्ष योग्यता अगर होगी तो वो भी मान्य किए जाएंगे, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्य हो। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 40 से अधिक न हो, लेकिन आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे उनको नियमानुसार छूट मिलती है। आपके कार्य दायित्व क्या होंगे? आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष, यानी जो प्री प्राइमरी के बच्चे होंगे उनकी औपचारिक शिक्षा हेतु उनको तैयार करना, उनके भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। फिर 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर, अधिगम यानी सीखने का स्तर की संप्राप्ति को सुनिश्चित करना। ठीक है, बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा, तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। केवल यहाँ पर जो मेन पॉइंट उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ तक ये हो गया, इसके आगे देखिए आप सभी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन आप कार्य करेंगे, उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी को ईसीसीई से संबंधित कार्यों में ही लगाया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के साथ उपरोक्तानुसार दिए गए कार्यों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता से किया जाएगा, जिसका अनुश्रवण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। बाकी आपकी जो कार्य करने की ड्यूटी होगी विद्यालय के अनुसार होगी, संबंधित कर्मी की। सामान्य निर्देश देखिए इसके बाद, इसमें एक कमेटी समिति गठित की जाएगी जिला स्तर पर। तो हमने बिल्कुल आपको इनिशियली बता दिया कि जिला स्तर पर ये भर्ती की जाएगी, जिलेवार इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा और जिले स्तर पर जो कमेटी होगी वही सिलेक्शन करेंगे। इस कमेटी में डीएम जिलाधिकारी होंगे अध्यक्ष, प्राचार्य जिला प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट के जो प्राचार्य होंगे सदस्य होंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी। ठीक है, तो ये सभी लोग इसमें मेंबर होंगे। जिला सेवा योजना अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए। आगे देखिए इसके बाद आप सभी, सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के पश्चात एजेंसी द्वारा संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार चयन किया जाएगा। उक्त सभी चयन किसी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। चयनित कार्मिक केवल कार्य की आवश्यकता अनुसार अधिकतम 11 माह तक के लिए रखे जाएंगे। ठीक है, लिखा तो है लेकिन हमें लग रहा है कि वो बढ़ाया जाएगा, अवधि बढ़ाई जाएगी।
क्योंकि क्या 11 माह के बाद जो नए बच्चे और आएंगे, क्या उनको फिर एजुकेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? वो तो हमेशा पड़ेगी। उक्त समिति द्वारा सर्वप्रथम राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जनपदवार संख्या के अनुसार को लोकेटेड आंगनवाड़ी वाले परिषदीय प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों का चयन करेंगे। अब उसके लिए कुछ यहाँ पर मानक है, तो उनका कार्य है, इसको छोड़ देते हैं। अब आगे देखिए सिलेक्शन कैसे होना है। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची कैसे बनेगी? हाई स्कूल 10वीं का, 12वीं का, स्नातक, या फिर अगर आप DPSC आपने कोर्स कर रखा है, या फिर NTT कोर्स कर रखा है, या फिर संबंधित डिप्लोमा जो आप समकक्ष में है, CT है नर्सरी वाले में, के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर, यानी इन सभी में 10वीं 12वीं में और स्नातक में या DPSC NTT CT नर्सरी, इनके सभी के परसेंटेज जोड़े जाएंगे। जितना प्रतिशत आपको अंक मिला होगा तो सभी के परसेंटेज जोड़े जाएंगे और इसके आधार पर प्रत्येक जनपद जिलेवार भर्ती होनी है। जिलेवार ही मेरिट सूची जारी होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांकों के योग का औसत समान होगा, यानी किसी 2 अभ्यर्थियों के परसेंटेज अगर सेम होंगे, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके आगे फिर नाम का लेटर देखा जाता है, अगर कोई सेम अगर आते हैं रैंक में तो सीधे सीधे यहाँ पर मेरिट बननी है। कोई यहाँ पर एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं होना है, सीधे सीधे मेरिट बनेगी। 10वीं 12वीं स्नातक, या फिर स्नातक की जगह पर अगर आपने NTT CT जो भी लगाएंगे तो उसके फिर नंबर उसके परसेंटेज जोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे सिलेक्शन होना है आप सभी को समझ में आ चुका होगा। उक्त समिति द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा। विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग इस प्रकार तैयार मेरिट लिस्ट में जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट होकर के आएंगे, तो उन अभ्यर्थियों के अंकित अभ्यर्थियों के सम्मुख जनपद के उन सभी चयनित विद्यालयों की सूची, यानी जिस जिले से आप होंगे, जिस जिले से आप सेलेक्ट होंगे, जिस जिले से आप आवेदन करेंगे, तो फिर आपके लिए सभी विद्यालयों का जो विकल्प है वो दिया जाएगा। ठीक है, संबंधित अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय चयन करने के पश्चात आप जिस भी विद्यालय का चयन करेंगे उसमें से, तो वह विद्यालय सूची में लॉक आपके लिए कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी विद्यालय फिर वो शेष के लिए होंगे। तो आपको सिर्फ अपने विद्यालय का विकल्प आपसे मांगा जाएगा। बाकी आप जो जिला, जिस जिले से आप फॉर्म भरेंगे उसी जिले में आपको विद्यालय मिलेगा, उसी जिले में आपकी नियुक्ति होगी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर मूल समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी संबंधित जनपद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सदस्य सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो ये चयन प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होगी। आगे देखिए आप सभी, एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात, ये जो भी भर्ती होनी है को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों समिति द्वारा निर्धारित हेतु मानव संसाधन ECCE एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्रवाई जेम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जिलेवार विद्यालय हैं, ये उसी के सब शासन के आदेश हैं अलग अलग। ये जिलेवार विद्यालय हैं, जिलेवार सीटें हैं, माफी चाहूँगा विद्यालय नहीं, वो तो विद्यालय का ऑप्शन आपको बाद में मिलेगा सेलेक्ट होने के बाद। तो ये जिलेवार सीटें हैं। इसमें भी आप देखेंगे कुछ विद्यालय जो है PM श्री के अंतर्गत जो शॉर्टलिस्ट है उनकी संख्या भी इसमें इंक्लूड है, नंबर ऑफ एजुकेटर्स, और टोटल यहाँ पर कितने ECCE एजुकेटर्स की आवश्यकता पड़ेगी, और ये टोटल संख्या जोड़ करके 10,684 टोटल यहाँ पर वैकेंसी है। तो आपको जिस भी ज़िले से आवेदन करना होगा आप उस ज़िले से आवेदन कर सकते हैं, फिर आपको उसी ज़िले में ड्यूटी करनी होगी, आप जो विद्यालय चाहेंगे उसी विद्यालय में। तो ये बहुत अच्छा है कि विद्यालय सिलेक्शन का कम से कम ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो इसमें सिलेक्शन के बाद हो सकता है कि बिल्कुल आप अपने घर के आसपास ही आपको ड्यूटी मिल जाए। तो इससे क्या कि आप अपनी ड्यूटी भी कर लेंगे, अपनी तैयारी भी करते रहेंगे आप आगे की। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें ऐसे भी होंगे जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे किसी टीचर वैकेंसी की, या फिर यूपी में, या फिर अदर टीचर वैकेंसी की। तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक सुनहरा मौका है, फॉर्म भर दीजिएगा आप सभी, और जो इसमें मेरिट में आएंगे सिलेक्शन तो उन्हीं का होना है। तो अब तो इसमें कितनी मेरिट जाएगी वो तो बात की बात है। ठीक है, जब मेरिट पर ही सब कुछ यहाँ पर सिलेक्शन होना है। जैसे पहले टीचरों की भर्ती होती थी सहायक अध्यापक की सिर्फ मेरिट पर, तो अब यहाँ पर ECCE एजुकेटर की भर्ती मेरिट के आधार पर की जा रही है।
और ज़्यादा कंपटीशन होने पर इन फ्यूचर कुछ कहा नहीं जा सकता कि फिर इसमें एग्ज़ाम भी कराए जाने लगे। लेकिन यहाँ पर ये पहली बार भर्ती हो रही है इस तरह से, तो यहाँ पर सिर्फ मेरिट देखा जाएगा आपका 10th का, 12th का, स्नातक या फिर जो आपने कोर्स किया होगा। और इसमें दिया गया है स्पष्ट रूप से कि जैसे अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है एनटीटी सीटी, तो उसमें फिर आपसे जो गृह विज्ञान में स्नातक की जो अनिवार्यता है वो नहीं रहेगी, ठीक है। फिर आपका वो कोर्स देखा जाएगा, लेकिन वो कोर्स आपका 2 वर्ष का होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स। अब इसके अलावा अगर आप सभी के मन में किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, सवाल हो, तो आप कमेंट करके पूछेगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।